दोस्तों रिया एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और बोल्ड किस्म की लड़की थी। दिल्ली के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया करती थी। वो अच्छी सैलरी थी, प्यारे प्यारे दोस्त थे और एक परफेक्ट सा रिलेशनशिप था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। उसका बॉयफ्रेंड आरव चार्मिंग, इंटेलिजेंट लेकिन थोड़ा सा रिजर्व था। रिया ने उसके सामने अपने सारे दिल के इमोशंस खोल कर रख दिए थे, लेकिन आरव अभी भी थोड़ा रिजर्व रहता था। और बस वहीं से रिया के ओवर थिंकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। अपने दोस्तों के हो रहे ब्रेकअप्स को देखकर वो हमेशा टेंशन में रहती थी कि कहीं आरव भी उसे धोखा न दे दे। इसलिए हर वक्त वो उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस किया करती थी, हर छोटी छोटी चीज पे टेंशन लिया करती थी। आज आरव इतना डल क्यों था? उसने आज मेरे आई लव यू का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? उस लड़की का कमेंट उसने डिलीट क्यों नहीं किया? आज उसने मेरी ड्रेस की तारीफ क्यों नहीं की? क्या मैं उसके लिए बोरिंग हो गई? रिया का दिमाग हर वक्त आरव के एक्शंस को डिकोड करता रहता था। उसे हर वक्त लगता रहता था कि कुछ तो गलत है। रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होते हुए भी वो बार बार इस डर में जीती थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। धीरे धीरे ये सारी चीजें उसके एक्शंस में दिखने लगी। वो बार बार आरव को छोटी छोटी चीजों पे टोकने लगी, पॉइंट करने लगी, शक करने लगी, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी, झगड़े करने लगी, जिसकी वजह से फाइनली एक दिन आरव ने फोन पे कहा, रिया आई थिंक वी बोथ नीड स्पेस। ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा। रिया ने भी अपने आप को कमजोर ना दिखाने के लिए कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसका पूरा दिमाग इस सब से गूंज उठा कि आखिर क्यों? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझ में ऐसी क्या कमी थी? यार छोड़ो, कुछ दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आरव का कॉल दोबारा कभी नहीं आया। उसके दिमाग में अब नए क्वेश्चंस आ गए। क्या वो कभी वापस नहीं आएगा? क्या उसे कोई मुझसे भी बेटर मिल गई? क्या मुझे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? क्या मैं हमेशा अकेली ही रह जाऊंगी? क्या आरव के लिए मुझे भुला देना इतना ज्यादा आसान था? क्या मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया वो कोई मायने नहीं रखता था? रिलेशनशिप खत्म होने के बाद रिया का ओवरथिंकिंग 100x की स्पीड पे था। हर एक मैसेज को दोबारा पढ़ना, आरव के इंस्टाग्राम लाइक्स को चेक करना, म्यूचुअल फ्रेंड्स की स्टोरीज को स्टॉक करना, उसकी लास्ट बात को एनालाइज करना, उसने जो कुछ भी कहा उसे बार बार सोचते रहना। व्हाट इफ, मे बी, शायद, काश, यही सवाल अपने दिमाग में घुमाते रहना। बस यही हो चुकी थी उसकी डेली लाइफ। आज उस बात को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन रिया आज भी वहीं के वहीं है। आज भी वो सिंगल है और कोई भी लड़का उसकी लाइफ में आने की कोशिश करता है तो वो बौखला कर दूर हो जाती है। उसके दिमाग में बस यही आता है कि मैं आज रेडी नहीं हूँ, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे दोबारा उस हार्ट ब्रेक से डील नहीं करना, मुझसे दोबारा ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। हर रात वो अपने बैल्कनी में बैठकर फोन के उसी स्क्रीन को देखती रहती जिसमें आरव का लास्ट सीन आज भी वैसे ही पड़ा है। उसके दिमाग में यही चलता कि काश मैं उस दिन एक बार और उससे बात कर लेती, काश मैं उसे रोकने की कोशिश कर लेती, काश मैं उसे अपने डाउट शेयर करती, काश मैंने उस पर शक नहीं किया होता, काश उसने मुझे समझा होता। इसके साथ ही उसके दिमाग में सवाल भी होते थे, क्या मेरी वजह से गया वो? क्या मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया? अगर मैंने उस दिन उसे रोक लिया होता तो? एक रिलेशनशिप जो कब का मर चुका था, रिया आज भी उसका पोस्टमार्टम कर रही थी। दोस्तों, क्या आपको जन्नत मूवी में इमरान हाशमी का वो डायलॉग याद है? जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है। इसी सोचते रहने वाले प्रॉब्लम का नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी कुछ भी हद से ज्यादा सोचना। ये एक ऐसी मेंटल हैबिट है जो हमें अंदर ही अंदर थका देती है। ये सिर्फ एक सोचने का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये एक लूप बन जाता है जिसमें हम बार बार वही सिचुएशंस, वही कॉन्वर्सेशंस और वही प्रॉब्लम्स को दिमाग में घुमाते रहते हैं बिना किसी सोल्यूशन या एक्शन के। वरुण एक बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर था। उसे एक दिन एक फॉरेन जॉब का ऑफर मिला, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठ गए, अगर मैं वहां गया और एडजस्ट ही नहीं कर पाया तो मेरी फैमिली क्या सोचेगी? वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा तो नहीं होगी? क्या मैं यही ट्राई करूं और सब कुछ सेफ रखूं? क्या बाहर जाना बहुत जरूरी है? वरुण ने इस सब के बारे में इतना ज्यादा सोचा कि फाइनली वो जॉब का ऑफर एक्सपायर हो गया। दोस्तों, ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि कंफ्यूजन और अफसोस मिलता है। बस क्लैरिटी सिर्फ एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। दोस्तों, सोचने का फायदा तभी होता है जब वो एक्शनेबल हो, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन किस तरह का एक्शन? आखिर ऐसा क्या करें कि ओवर थिंकिंग का ये मायाजाल टूट जाए और हम उससे आजाद हो पाए? सिंपल, बस 2 शब्द, लेट गो, यानी कि जाने दो, अपने आप को आजाद करो। लेकिन कैसे? आखिर ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम इस ओवर थिंकिंग की चिड़िया को आजाद कर सकते हैं? दोस्तों, यही जानेंगे हम हमारी आज की किताब में, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और चलिए इसी के साथ किताब यात्रा शुरू किया जाए। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई इमोशंस एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी ओवरथिंकिंग में घुसे हुए हैं तो उसे पहचाने कैसे और उससे बाहर कैसे आए, ये है उनके कुछ तरीके। पहला है रीफ्रेमिंग थॉट्स। रोहन की शादी थी, स्टेज पे लाइट्स थी, शहनाइयां बज रही थी, लोग मिठाई खा रहे थे, सेल्फीज खींचे जा रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही खाली कुर्सी दौड़ रही थी, जो थी उसके बेस्ट फ्रेंड देव के नाम की। देव उसका बचपन का दोस्त, स्कूल के हर फंक्शन में साथ, ब्रेकअप में भी कंधे से कंधा, जॉब के इंटरव्यू के वक्त भी साथ, लेकिन आज उसकी शादी में वही उसका सबसे अच्छा दोस्त गायब। लोग पूछ रहे थे, यार देव किधर है? तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो ना, वो आया ही नहीं। अजीब बात है। रोहन बस मुस्कुराता, लेकिन अंदर से ही वो टूट रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, मेरी शादी से इंपॉर्टेंट आखिर क्या हो सकता है उसके लिए? एक मैसेज तो दे ही सकता था, यही थी दोस्ती। एक्चुअली उसी दिन सुबह देव की छोटी बहन आईसीयू में एडमिट थी। अचानक से वो बेहोश हो गई थी। देव उस वक्त हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, कभी लैब रिपोर्ट, कभी डॉक्टर, तो कभी ब्लड बैंक। शाम को जब उसने फोन देखा तो रोहन के 10 मिस कॉल थे, पर उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मेरी बहन किसी तरह से ठीक हो जाए। शादी याद थी, पर हालात ने हिला कर रख दिया था उसे, और रात तक थकान, स्ट्रेस और गिल्ट में वो मैसेज करना ही भूल गया। अगले दिन देव ने कॉल किया, फिर उसके अगले दिन रोहन ने कॉल नहीं उठाया तो उसने मैसेज भी किया, भाई आई एम सॉरी, कुछ कहना था, प्लीज कॉल कर। लेकिन रोहन का दिमाग अब एक ही कहानी लिख चुका था कि देव को तो बस आना ही नहीं था, बहानेबाजी करेगा वो, बस मैं उसके लिए स्पेशल ही नहीं। उसने उसका कॉल उठाया ही। देव कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। अगर उसे मेरी मजबूरी समझ ही नहीं आती तो मैं उसे क्या ही समझाऊं? उसे गलतफहमी में जीना है तो जीता रहे। रोहन ने तो देव
देव का कॉल नहीं उठाया। लेकिन उसके बाद जब भी कभी कोई भी शाम में वो कभी भी अपने किसी दोस्त से बात करता है और सामने से सवाल आता है रोहन देव कैसा है, तो उसका दर्द फिर से जख्म बन जाता है। वो बार बार सोचता है मुझे क्या पता, उसने मुझे तकलीफ दी, मेरे इतने अच्छे मौके पर मेरा साथ खड़ा नहीं हुआ, मैंने उसे भुलाया नहीं, उसने ही मुझे भुला दिया। और ये सोच उसकी ओवर थिंकिंग का जाल बन गई। रोज वो इसी चीज को सोचता रहता। अगर रोहन अपने थॉट्स को रिफ्रेम करने की कोशिश करता और ये सोचता हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई हो सकता है वो किसी जरूरी काम में फंस गया हो। देव कभी ऐसा नहीं करता, जरूर कुछ सीरियस हुआ होगा। अगर वो ऐसा कुछ सोचता तो आज उसकी दोस्ती जिंदा होती। कितने सारे वजह हो सकते थे। हो सकता है उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई हो सकता है उसका फोन कहीं पर गिरकर टूट गया हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने सिर्फ ये माना कि देव नहीं आया तो मतलब उसका मन ही नहीं। ये एक सोच का फर्क दर्द और समझ के बीच का फर्क बन जाता है। अगर हम अपने थॉट्स को रिफ्रेम करने की ताकत रखें तो दोस्ती, रिश्ता और खुशी सब बच सकते हैं। तो बेसिकली रोहन के ओवर थिंकिंग की वजह से आज उसने अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त को दिया। और उससे भी बुरी बात कि उसे इस सब के पीछे का रीजन कभी पता ही नहीं चला है। दोस्तों, लेटिंग गो का सबसे पहला कदम होता है अपने सोचने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करना। अगर हम अपनी सोच को नेगेटिव, एक्सट्रीम या बायस्ड बनाए रखते हैं तो हम जिंदगी को एक गलत ही तरीके से देखते हैं। रीफ्रेमिंग का सीधा मतलब है कि अगर किसी इंसिडेंट का रीजन आपको पता ना हो तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचो। और ये रीफ्रेमिंग टेक्निक सिर्फ दूसरों पे ही नहीं, खुद पर भी अप्लाई करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, लारा एक टैलेंटेड डिजाइनर थी, लेकिन जब उसने अपने ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू दिया और फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने सोचा शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, सब मुझे रिजेक्ट करते हैं, शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं है। इस थॉट ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ कर रख दिया। फाइनली उसने एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट किया और उस थेरेपिस्ट ने उसे एक सिंपल सा काम दिया, रीफ्रेमिंग द थॉट। उसका पुराना थॉट था मैं फेल हो गई, मुझे में कोई कमी थी, शायद मुझ में वो बात ही नहीं थी। थेरेपिस्ट ने कहा उसकी जगह ये सोचो, शायद ये मेरी जॉब मेरी लर्निंग के लिए था, मेरे सक्सेस के लिए नहीं। मेरी प्रिपरेशन में शायद थोड़ी सी चूक रह गई, अब मुझे और ज्यादा बेटर प्रिपेयर होने का मौका मिला है। क्या पता कल इससे भी कोई बेहतर जॉब मेरा इंतजार कर रहा। दोस्तों, जब हम अपना सोच बदलते हैं तो हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं और ओवर थिंकिंग का जाल टूट जाता है। शायद ये बात एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी पता थी। 1985 का वक्त था जब स्टीव जॉब्स, एक विजनरी, एक रेबेल, एक जीनियस, एप्पल नाम की एक छोटी सी गराज कंपनी को दुनिया का सबसे ताकतवर टेक कंपनी बनाते हैं। मीडिया उनकी तारीफों से भरा रहता है, हर तरफ बस उन्हीं की वाहवाही चल रही होती है। लेकिन कंपनी के अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है। कंपनी के बोर्ड को लगता है स्टीव कुछ ज्यादा ही इंपल्सिव हो गए और फिर एक दिन अचानक से एक डिसीजन लिया जाता है कि स्टीव आपको हमें छोड़कर जाना होगा, वी आर लेटिंग यू गो। स्टीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस एप्पल को उन्होंने खुद जन्म दिया उन्हें उसी से निकाल दिया गया। उनके दिमाग में ये सारी थिंकिंग आई कि मैं फेल हो गया, सब खत्म हो गया, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान ही मुझसे छीन ली गई। वो दिन रात डिप्रेस्ड रहते थे, दिन भर बस खाली आसमान में तारों को देखते रहते थे, सोचते थे अब क्या ही बचा है मेरे पास। लेकिन फाइनली एक दिन उनके दिमाग में रीफ्रेमिंग का तूफान आया। उस रात स्टीव जॉब्स ने खुद से एक नया सवाल पूछा, क्या ये फेलियर मेरे लिए कोई गिफ्ट हो सकती है, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं दोबारा सब कुछ फिर से शुरू करूंगा और इस बार बिना किसी लिमिटेशन के। उन्होंने अपना घमंड छोड़ दिया और फिर नेक्स्ट और पिक्सार नाम के नए सपने पालने शुरू कर दिए। पिक्सार एक एनिमेशन स्टूडियो जिसमें स्टोरी टेलिंग और टेक्नोलॉजी का जादू मिला होता है। स्टीव जॉब्स ने उसे दुनिया का पहला फुल्ली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी स्टूडियो बनाया और फिर 1995 में टॉय स्टोरी रिलीज हुई जिसने हॉलीवुड की दुनिया को हिला कर दिया। सब लोग कहने लगे जॉब्स इज बैक। फिर आया 1997 का वक्त। एप्पल जिसने स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया था, आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो पूरी तरह गिर चुका था। इसीलिए स्टीव जॉब्स को फिर से वापस उसी कंपनी को ज्वाइन करने बुलाया गया। स्टीव चाहता तो अपना ईगो दिखाकर दूर रह सकता था, लेकिन उसका सपना कुछ और था। इसीलिए इस बार स्टीव वापस आया एक नए विजन के साथ और फिर आते उसने एक के बाद एक लॉन्च, iMac, iPod, iPhone, iPad, एक के बाद एक जबरदस्त प्रोडक्ट की लाइन लगा दी स्टीव ने। उसके परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया में ये दिखा दिया कि वो सिर्फ एक सीईओ नहीं है बल्कि एप्पल के लिए वो एक लेजेंड है। इसीलिए दोस्त, जब दुनिया कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, अपने सोच को रिफ्रेम करके बस अपने आप से बोलो कि ये तो बस शुरुआत है। अगला टेक्निक है माइंडफुलनेस। दोस्तों, अर्जुन एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। बड़ी गाड़ियां, हाई राइज ऑफिस, लग्जरी लाइफ, दुनिया के लिए वो जीत चुका था। लेकिन उसके अंदर हर वक्त बेचैनियां गूंजती थी। मैंने पिछली डील गलत तो नहीं की? अगर अगले प्रोजेक्ट में नुकसान हो गया तो क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या सब कुछ बेकार है? अर्जुन बोर्ड रूम्स के मीटिंग्स में तो कॉन्फिडेंट दिखता, लेकिन अपने बेडरूम में अपनी नींद से लड़ता रहता, रात भर छटपटाता रहता, हर वक्त या तो बीते हुए वक्त का गिल्ट या आने वाले कल का डर। एक दिन उसने थककर सोचा मुझे किसी थेरेपिस्ट या किसी स्पिरिचुअल टीचर से मिलना चाहिए, कुछ तो फायदा होगा। ये सोचकर वो एक माइंडफुलनेस टीचर के पास जाता है। सफेद कपड़े, शांत म्यूजिक और एक हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। टीचर को देखने के बाद अर्जुन अपने सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने कह देता है, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? टीचर ने फिर उसके सामने एक भरी हुई कप रखी। वो कप कॉफी बीन से भरा हुआ था। फिर वो पूछती है, अर्जुन इस कप को तुम इन चावल के दानों से फुल कर सकते हो क्या? अर्जुन ने हैरान होकर कहा, सर इसमें तो ऑलरेडी कॉफी बीन्स है, उन्हें हटाए बिना चावल के दाने कैसे भर दूं? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी अपनी जिंदगी है बेटा, इसमें पहले से ही परेशानियां, पुराने अफसोस और आने वाले कल के इतने सारे डर भरे पड़े हैं कि उसमें शांति, क्लैरिटी या खुशी के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इसलिए अगर शांति और खुशी को लाना है तो इन्हें पहले हटाना होगा। फिर टीचर ने अर्जुन को ऐसा करने के लिए 7 दिन का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिन तक सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी सांसों को ध्यान दो, कैसे तुम्हारा बॉडी सांस लेता है और छोड़ता है। बस जब भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाए तो उसे पहचानो और फिर वापस अपने ध्यान को सांसों पर ले आओ। अर्जुन सोचता है बस इतना ही? अरे
ये काम तो मैं पूरे दिन करता हूँ, इससे क्या बदलेगा? टीचर ने कहा वो तो तुम्हें ये करके ही पता चलेगा। 7 दिन के बाद वापस आने के वादे पर अर्जुन वहाँ से चला गया। पहला दिन ब्रीदिंग ऑब्जर्व करते वक्त दिमाग और भी ज्यादा तेज भागता था, वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता था। दूसरा दिन थोड़ा सा फोकस बढ़ा, लेकिन अभी भी बेचैनी थी। तीसरा दिन आंखें बंद करते ही खामोशी में कुछ गहरा महसूस हुआ। और फिर चौथा, पांचवा और फाइनली छठे दिन पर अर्जुन को फर्क दिखने लगा। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वो कुछ और न सोचकर सिर्फ सर उठाकर पेड़ों को देखकर मुस्कुराने लगा, हवा को महसूस करने लगा। वो प्रकृति जो उसके आसपास हमेशा थी, आज उसे उसका एहसास होने लगा। दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ एक पल था जिसमें वो पूरा जी रहा था। 7 दिन के बाद अर्जुन फिर से टीचर के पास वापस आया, पर इस बार उसकी आंखों में क्लैरिटी थी। उसके हाथ में एक कप था, लेकिन खाली था, जो भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। दोस्तों, ऑथर कहते हैं माइंडफुलनेस का मतलब है हर मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहना, बिना उस पल को जज किए उसे एक्सेप्ट करना। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें दिमाग के शोर से निकलकर अभी में ले आती है, हमारे आसपास के वातावरण को महसूस करवाती है, हमारे दिमाग को शांत करती है। तभी हम अपने सोच, अपने फीलिंग्स, अपने एक्शंस को क्लियरली देख पाते हैं। मैथ्यू किलिंग्सवर्थ का रिसर्च बताता है कि हम अपने लाइफ का 47% वक्त अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं, किसी और ही सोच में गुजारते हैं। और जब माइंड प्रेजेंट में नहीं होता तो स्ट्रेस बढ़ता है, खुशियां कम होती है, डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है। ओपरा विनफ्रे, मशहूर एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, फिलैंथ्रोपिस्ट और टॉक शो होस्ट, उन्होंने भी खुद कहा है कि उनके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है माइंडफुलनेस। वो हर सुबह 20 मिनट तक माइंडफुलनेस मेडिटेशन करती है और इसी वजह से उनका डिसीजन मेकिंग एकदम परफेक्ट होता है। ऑथर ने किताब में कुछ ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस सजेस्ट की हैं। चलिए देखते हैं क्या। ब्रीदिंग पैटर्न, हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। कोई भी और थॉट आए तो उसे पहचानो और फिर से वापस अपनी सांस पर ध्यान ले आओ। अगर इसमें आपको तकलीफ होती है और थॉट्स आते रहते हैं तो साइड में एक नोटबुक रखा करो और जैसे ही कोई थॉट आए उसे नोटबुक पर लिख लो और ये वादा करो कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। इससे दिमाग ट्रेन होता है अभी में रहने के लिए। दूसरा है बॉडी स्कैन। रोज 5 मिनट के लिए अपने बॉडी के हर पार्ट को नोटिस करो, अपने पैरों की उंगलियों से लेकर अपने सर के बालों तक। कहीं भी कुछ हलचल हो, बिना किसी बदलाव की कोशिश किए सिर्फ महसूस करो। तीसरा है माइंडफुल वॉकिंग। 5 मिनट के लिए चलते वक्त अपने हर कदम को महसूस करो, पैरों का जमीन को छूना, हवा का उसमें लगना, अपनी बॉडी का बैलेंस होना, सब कुछ। अब अगला तकनीक है जर्नल राइटिंग। दोस्तों, एक शांत सी शाम थी। मिसेस दास अपनी ड्राइंग रूम में अकेले बैठी। सामने एक पुरानी फोटो फ्रेम में उसका बेटा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त का जब उसकी आंखों में सपने थे, उम्मीदें थी और अपनी माँ के लिए इज्जत भी। लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज बस उस वक्त की यादें ही जिंदा थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? ये सब उस दिन हुआ जब उसने कहा था ये फिल्मी सपने छोड़ दे, एक सिक्योर जॉब ढूंढ ले। उसके बेटे ने उस पल तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुप रह गया। लेकिन उसके बाद उसकी आंखों का नूर चला गया। न बातें न मुस्कान, सिर्फ एक इमोशनल डिस्टेंस जो हर साल बढ़ता गया। और आज मिसेस दास उसकी उसी फोटो को देखकर खुद को कोस रही थी कि मैंने उसका सपना तोड़ दिया। अगर मैंने उस दिन उसका साथ दिया होता, उसे हाँ कह दिया होता, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। मैं बहुत बुरी माँ। ये गिल्ट उसके अंदर का एक दर्द बन चुका था। हर रात वो उसी पल को दोबारा याद करती रहती, रिवाइंड करती रहती, जैसे शायद ऐसा करने से वो पल अतीत से मिट जाएगा, उसका वक्त फिर से बदल जाएगा। लेकिन फिर एक किताब पढ़ी उसने जिसमें लिखा था जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने आप को माफ करके आज में शांति पाई जा सकती। इसीलिए उसने एक नया काम किया। उसने एक डायरी निकाली और पहली बार अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को लिखने का फैसला किया। उस डायरी के एक साफ पन्ने पर उसने लिखा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमसे तुम्हारा सपना छीन लिया। और जो कुछ भी उसके दिमाग में आते रहा वो लिखती गई। हर लफ्ज उसके गिल्ट का एक आंसू बन गया, लेकिन वो फिर भी लिखती गई। और फाइनली 6 पन्ने भरने के बाद उसका दर्द पूरी तरह हल्का हो गया, ऐसा जैसे उसने अपनी दिल के पूरे बोझ को उन पन्नों पर उतार दिया। वो माफी शायद उसका बेटा कभी पढ़ ना पाए, लेकिन उस माफी ने मिसेस दास के दिल के बोझ को हल्का कर दिया। उसके बाद उसने फैसला किया कि सिर्फ सोचते रहने से नहीं होगा, वो इस बार अपने बेटे से मिलने जरूर जाएगी। क्या पता उसे देखने के बाद सब कुछ बदल जाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मिसेस दास की ही नहीं है। हम सब कभी ना कभी किसी डिसीजन पर पछताते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं। जब दिमाग में थॉट्स कंफ्यूज करते हैं, लिखने से वो क्लियरली दिखने लगते हैं। लिखना एक मेंटल डिटॉक्स जैसा काम करता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने अंदर की गंदगी को पेपर पर उतार कर उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। दिमाग में रहने से वो गंदगी दिखती नहीं है। जैसे आप अपना पूरा इमोशन पेपर पे डालते हो, दिमाग के अंदर का प्रेशर हल्का हो जाता है। जब आप लिखते हो तो आपको अपने रेपिटेटिव थॉट्स दिखने लगते हैं। आप समझ पाते हो कि मैं यही बात बार बार सोचा जा रहा हूँ। जेम्स पेनेबेकर की रिसर्च के मुताबिक जो लोग 15 से 20 मिनट तक अपने थॉट्स को लिखते हैं, उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स 40% तक कम होते हैं, उनकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है और इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है। जब तक सोच दिमाग में है वो शोर है, जब वो कागज पर उतरता है वो तभी शब्द बनते हैं। इसी स्टेप को थॉट जर्नल राइटिंग कहते हैं, यानी कि अपने सोच को एक जर्नल में लिख देना है। ये करना बहुत ही आसान है। एक जर्नल खरीदो और जब भी आपको ओवरथिंकिंग परेशान करे तो बस उस जर्नल को उठाओ और उसमें लिखना शुरू करो। लेकिन हाँ, उसके एंड में ये लिखना बहुत जरूरी है। चाहे जितने पन्ने आपके सोच से भरना है भर दो, लेकिन उसके बाद ये चीजें जरूर लिखो। डेट, सिचुएशन, थॉट, इमोशन, रीफ्रेम, नेक्स्ट स्टेप। फॉर एग्जांपल, सोरा ने बहुत मेहनत करके अपने नए प्रोडक्ट के लिए एक जबरदस्त पिच तैयार की थी, लेकिन जब वो उसे लेकर अपने मैनेजर के पास गई तो उसके मैनेजर ने सबके सामने उसके पिच को बेकार कहा। उसे बहुत बुरा लगा, तो उसने वापस आकर एक थॉट जर्नल उठाया और जो कुछ भी उसके दिमाग था लिखती गई। उसने लिखते लिखते कम से कम 4 पन्ने तो भर ही दिए, लेकिन उसके बाद उसने ये चीजें जरूर लिखी। डेट 10 जुलाई 2025, सिचुएशन,
आज मेरे मैनेजर ने मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। थॉट, क्या मैं इतनी बेकार हूँ? इमोशन, डिसअपॉइंटमेंट, सेल्फ डाउट, रीफ्रेम, शायद मेरा आइडिया सही नहीं होगा या फिर शायद मैनेजर का मूड खराब होगा। नेक्स्ट स्टेप, कल उनसे अच्छे से बात करके इस पे फीडबैक लूंगी। पहले ये देखूंगी कि उनका मूड अच्छा है और फिर उनसे पूछूंगी कि इसमें क्या कमी रह गई, प्लीज बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज के बाद आप भी हर बात पे अपने दिमाग को वॉशिंग मशीन की तरह घुमाना बंद कर देंगे। इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।